गुड मॉर्निंग। मेरे YouTube चैनल HR पोर्टल या ट्यूटोरियल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम लोग प्रकाशीय परिघटनाओं से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों को लेकर के सेकंड वॉल्यूम के साथ उपस्थित हैं। हम लोग केवल उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है, और अगर उनसे संबंधित आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर वापस फीडबैक भेजें। सबसे पहला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? देखो, हमारे पास में जितने भी प्रकार के रंग हैं उनमें 3 रंगों को छोड़ करके बाकी सारे रंग किसी न किसी रंग के मिश्रण से बने हैं, और उन 3 रंगों में कौन से हैं वो जस्ट बाद में बात करेंगे। सबसे पहला है लाल हरा नीला, दूसरा है नीला पीला हरा, तीसरा है लाल सफेद पीला, चौथा है पीला बैंगनी नीला। देखो, आपके पास में इसका आंसर तो होगा लाल हरा और नीला। ये 3 रंग है, जिसमें भी है ऐसा आप ढूंढ सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 में लाल हरा नीला दे रखा है, नीला पीला हरा दे रखा है, मतलब पीला नहीं है इसमें लाल सफेद पीला दे रखा है, तो सफेद और पीला हो ही नहीं सकते, पीला मिश्रण से ही बनना है। हरा है वो भी आपके हरा प्राथमिक है, नीला प्राथमिक है, पीला एक बार फिर आपके पास में मिश्रण से बना है, बैंगनी एक बार फिर मिश्रण से बना है, तो नीला। तो कुल मिला के ऐसे आपके पास में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, जो प्राथमिक रंग के नाम से जाना जाता है, और आपका आंसर आएगा 1 नंबर लाल हरा और नीला है, वो प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न संख्या 2, कैमरा जो आप लोग यूज कर रहे हैं, आपके मोबाइल में लगे हैं या जहां कहीं पर भी फोटोग्राफी की जाती है, और इवन आपकी आंख है वो भी एक कैमरे की तरह ही काम करती है। तो आपसे पूछ रहा है कैमरे में किस प्रकार का लेंस होता है। लेंस, गोलीय लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। और आपको मैं यहाँ पर इंश्योर कर दूं कि मानव की आंख के द्वारा या नेत्र लेंस के द्वारा बनाए जाने वाला प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। अब आप खुद अंदाज लगा लीजिए कि इसमें से ऐसा कौन सा लेंस हो सकता है। उत्तल लेंस वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, वर्तुलाकार लेंस नहीं हो सकता, समान मोटाई। ऑप्शन से कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर आपके पास में सही उत्तर होगा 1 नंबर, यानी जो उत्तल लेंस है उन उत्तल लेंस का उपयोग जितने भी प्रकार के कैमरे होते हैं उन कैमरों में प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा 1 नंबर। 1 नंबर उत्तल लेंस का प्रयोग कैमरे में किया जाता है। इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं उन सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। देखो, आपके पास में प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरण विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि देखो आपके पास में ये एक प्रिज्म है, और इस प्रिज्म के ऊपर जब हम श्वेत रंग की प्रकाश की किरण डालते हैं, ये श्वेत रंग की प्रकाश की किरण जैसे ही इसके ऊपर आपतित होती है तो वो आपके पास में एक्चुअल में इसको सीधा निकलना होता है, लेकिन नहीं निकलती है। इस प्रकार से अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, और जो ये अलग अलग विभक्त होने वाले जो रंग है वो रंगों की संख्या 7 है। बैनी आहा पीनाला, बैंगनी आसमानी हरा नीला, जो भी लाल लास्ट में होगा पहला बैंगनी होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वो विभिन्न रंगों में विभक्त होती है, बाकायदा 7 रंगों में विभक्त होती है। आपने कहा कि 7 रंगों में विभक्त होगी, लेकिन होगी क्यों? तो आपका कारण है कि जो दृश्य प्रकाश क्षेत्र है उसका विचलन कोण अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा विचलन होता है वो किसका है, सबसे कम विचलन किसका है? तरंगदैर्घ्य अलग अलग है। ऐसी स्थिति में आप वहां पर वही ढूंढिए जहां विचलन कोण भिन्न भिन्न की स्थिति दे रखी है, वो चेक करें। पहला, प्रकाश किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है, नहीं। प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का विचलन होता है, लेकिन पहले सतह और दूसरे सतह दोनों के लिए रहेगा, लेकिन ये मान्य नहीं है। प्रिज्म की 2 सतहों पर अपवर्तन होता है, अपवर्तन भी होगा। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न कोणों पर होता है, यानी यहाँ पर आपके पास में विचलन कोण इसका डी है, नेक्स्ट डी है, नेक्स्ट डी है, नेक्स्ट डी है, और ये यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से चलेगा।
तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर है। भिन्न भिन्न प्रकाश की तरंगों के रंगों का विचलन कोण भिन्न भिन्न होता है। 4 नंबर उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। आपने मानव दृष्टि के दोष सुने होंगे। उन दृष्टि दोषों में आपके लिए ये दृष्टि दोषों में मूल रूप से हमारे पास में टोटली दृष्टि दोष है वो 5-6 प्रकार हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य। तो हमारे पास में निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस होता है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस होता है, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी लेंस होता है, और एक अपने पास में आता है दृष्टि वैषम्य जिसके लिए बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। अब आप चेक कीजिए कि इनमें से कौन सा उत्तर होगा। जरा दृष्टि दोष अवतल लेंस नहीं होगा, उत्तल लेंस नहीं होगा। अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए, उत्तल लेंस किया जाता है दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए। उत्तल दर्पण बिल्कुल प्रयोग में नहीं आता। द्विफोक्सी लेंस ये आपके पास में जरा दृष्टि दोष के लिए आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 उत्तर है वो सही है। 4 नंबर उत्तर आपका करेक्ट उत्तर है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करोगे, तो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है अपने पास में वो है आपके पास में प्रश्न पूछा गया है, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है। दूर यानी जैसे मान लो आकाश में आपको कुछ देखना है, जहां कई बार भी आपको दूर देखना है, उस स्थिति में सरल सूक्ष्मदर्शी जैसे आपको किताब पढ़नी है, हैंडल वाला लेंस आता है, उसकी सहायता से आप पढ़ सकते हो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके बताता है, लेकिन ये भी नजदीक के लिए है। दूरदर्शी दोष आपके पास में दूरदर्शी दूरबीन जिसको आप कहते हो, यही वो प्रकाशिक यंत्र जिसका उपयोग आप दूर की वस्तुओं को देखने में करते हैं। और इवन मैं आपको बता दूं, आप जैसे कोई मेलों में जाते हो, दूरबीन दी जाती है जिसमें आप आंख पे लगा करके दूसरे नेक्स्ट अगले छतों पर कौन जगह पर खड़ा है उसको आप देख सकते हैं, तो वो दूरदर्शी है। या खगोलीय पिंडों के लिए खगोलीय दूरदर्शी आती, लेकिन उपकरण दूरदर्शी ही आएगा। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो उपकरण प्रयोग किया जाता है वो दूरदर्शी है, तो उत्तर होगा दूरदर्शी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। प्रकाश विकिरण की प्रकृति है। देखो, प्रकाश विकिरण की प्रकृति के संबंध में बात करें, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक तरंग के समान है, प्रकाश कण के समान है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, और प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। द्वैत प्रकृति का मतलब ये हुआ कि प्रकाश में तरंग कुछ गुण तरंग प्रवृत्ति के कारण संपन्न होते हैं, और प्रकाश के कुछ गुण होते हैं वो कणीय प्रकृति के कारण संपन्न होते हैं। तो आप चेक करें, तरंग के समान, कण के समान, तरंग व कण दोनों के समान, और इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर होगा 3 नंबर। तरंग और कण दोनों के समान प्रवृत्ति पाई जाती है, और इसी को हम कहते हैं प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का? द्वैत। ये दोहरी तरंग प्रकृति भी पाई जाती है और कणीय प्रकृति भी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न। अगले प्रश्न के रूप में अगर अपन बात करें, क्षितिज के समीप, क्षितिज मतलब आपके पास में पूर्व दिशा के साथ या उत्तर दिशा के साथ सूर्य की स्थिति होती है, वो क्षितिज कहलाती है। तो क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घ वर्ताकार हो जाते हैं। सामान्यतः आपने खुद देखा होगा, जिस समय सूर्योदय होता है या सूर्यास्त हो जाता है, उस स्थिति में ये आपके पास में दीर्घ वर्ताकार रूप में आ जाता है। तो उसका कारण है वो है अपवर्तन, व्यतिकरण, प्रकाशीय भ्रम, इनकी वास्तविक आकृति। आपका उत्तर रहेगा 1 नंबर। प्रकाशीय अपवर्तन के कारण सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी या अन्य भागों के क्षितिज समीपस्थ स्थिति में दीर्घ वर्ताकार रूप में दिखाई देता है, तो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। 1 नंबर उत्तर सही होगा। किसके कारण? दीर्घ वर्ताकार दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारे पास में, सामान्यतः आप लोग बारबरा की दुकान पे जाते हैं, सैलून की दुकान पे जाते हैं, वहां पर दर्पण लगे होते हैं। आपके आगे भी दर्पण होता है, पीछे की तरफ भी दर्पण होता है।
दर्पण हमारे पास में 3 प्रकार के हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। देखो स्पष्ट सुन लेना, समतल दर्पण वस्तु को समान आकार में ही दिखाता है। आभासी प्रतिबिंब बनेगा समान आकार, यानी जैसी वस्तु है वैसे ही उसमें बनेगा। अवतल दर्पण होता है वस्तु को उल्टा दिखाएगा, वास्तविक दिखाएगा, लेकिन बड़ा करके बताएगा। और उत्तल दर्पण है वो हमेशा किसी भी चीज को छोटा करके बताता है, आभासी आपके सीधा बनेगा। अब आप खुद चेक करें, दाढ़ी बनाने के लिए आपके मुंह को बड़ा करके देखना होता है ताकि आपको कंडीशन पता चले आपके फेस के बारे में। तो बड़ा करके कौन बताता है? अवतल, उत्तल, समतल। आपके पास में उत्तर होगा अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण प्रयुक्त होता है वो अवतल होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे ज्यादा रियर व्यू का मतलब होता है गाड़ी के दोनों साइडों में जो पश्य दृश्य होता है उसको देखने के लिए उत्तल दर्पण होता है। समतल का उपयोग नहीं किया जाता है, केवल ड्रेसिंग में ही यूज हो रहा है। तो आपका उत्तर होगा 1 नंबर, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न अपने पास में कार की हेडलाइट। आपकी कार हो सकती है, दूसरी गाड़ी हो सकती है, आपकी बाइक हो सकती है, उसकी हेडलाइट्स लगी रहती है। हेडलाइट्स में आप कहोगे दर्पण हमने नहीं देखा, जो हेडलाइट लगी है उसके जो बल्ब लगा उसके दोनों तरफ साइड हैं, उस पर पॉलिश की हुई चमकदार, वही दर्पण है। अब वो दर्पण कौन सा? समतल दर्पण है, गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है और समतल उत्तल दर्पण है। देखो एक्चुअल में गोलीय दर्पण में उत्तल और अवतल दोनों आ जाते हैं। समतल में समतल हो ही नहीं सकता, अवतल दर्पण और समतल उत्तल ये भी स्थिति अलग हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। अब रहा कौन? 1। अवतल दर्पण वो है जो प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर फोकस करता है, पूरी प्रकाश किरणों को एक जगह डालता है। जैसे आपके सामने से कोई गाड़ी आ रही है और उसकी हेडलाइट जल रही है, सीधी आपकी आंखों पे पड़ेगी, आपको एक बार कुछ भी दिखाई नहीं दे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश की किरणें वहां से परावर्तन के बाद में एक जगह पर केंद्रित हो जाती है और लंबी दूरी तक दिखती है। और ऐसा दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। तो उत्तर नंबर 3 इसका सही है। अवतल दर्पण का उपयोग कार या गाड़ियों की हेडलाइट में प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न है अपने पास में, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तरंग है देखो सामान्यतः 2 प्रकार की, एक अनुप्रस्थ तरंग होती है और एक अनुदैर्घ्य होती है। लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर 2 प्रकार की होती है। बाकी तो कोई ऑप्शन नंबर 3 से तो लेना देना ही नहीं है, और नहीं आपके पास में 4 दोनों हो ही नहीं सकती, तो अनुदैर्घ्य होती नहीं है। प्रकाश तरंगें हमेशा अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? प्रकाश तरंगें हमेशा अनुप्रस्थ होती है। उत्तर नंबर 1 सही है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की है? तो आंसर होगा प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 हमारे पास में एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग खुद भी अपने घर पे करके देख सकते हैं। यदि किसी कमरे में जो बल्ब जल रहा है उस बल्ब में हरा विद्युत बल्ब लगा हुआ है, कैसा लगा हुआ है? हरा, और आप लाल वस्त्र पहन करके उस कमरे में जाते हैं, तो ये कह रहा है कैसा दिखेगा? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर। ये रंगों का मिश्रण है। जो आपसे प्रकाश की किरणें आ रही है, बल्ब से लाइट इमिट हो रही है, वो हरे रंग की है। आपने जो वस्त्र पहन रखे हैं वो लाल रंग के हैं। ऐसी स्थिति में आपसे पूछ रहा है, ऐसी स्थिति में वहां रंग कौन सा दिखेगा? तो आपका उत्तर है पीले रंग का दिखेगा, नहीं होगा। नारंगी नहीं होगा, नीला नहीं होगा। तो ऑप्शन अपने पास में एक ही रहा, ब्लैक कलर का दिखेगा। वो कैसा दिखेगा? ब्लैक, यानी काले रंग का दिखेगा। हरा विद्युत प्रकाश है और लाल वस्त्र है। रंग कोई भी दिखता है वो ध्यान रखना हमेशा परावर्तन के कारण दिखता है, और जब उसका अवशोषण हो जाता है तो वो काला दिखता है। तो आप खुद नोट कर सकते हैं, जिन रंगों का अवशोषण हो जाता है तो वस्तु काली दिखेगी। जैसे आपके पास में कृष्णिका होती है, वो सारे रंगों का अवशोषण करती है, इसलिए काली दिखती है। और जो रंग हमको दिखता है
वो हमेशा परावर्तन के कारण रंग दिखता है। और दूसरी ये भी बात सुन लेना कि हमारे पास में सामान्यतः, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देके बात करूं, पादपों का रंग हमें हरा दिखाई देता है, तो सीधी सी बात है कि हरे रंग का वो परावर्तन करते हैं, इसीलिए आपके पास में हरा रंग दिखाई देता है। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की बात आती है तो ध्यान से सुन लेना, हरे रंग का प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, क्योंकि उसका परावर्तन होता है। प्रकाश संश्लेषण तभी होगा जब उसका अवशोषण होगा। नेक्स्ट प्रश्न, तो अपना उत्तर यहां पर होगा काला रंग। नेक्स्ट अगला भाग, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में आपके पास में श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो, मैंने आपसे कहा था कि एक प्रिज्म ले लो, और कोई जरूरी नहीं है सबके पास प्रिज्म हो। आजकल बहुत सारे लोगों के पास में ये आपके सीडी मिल जाती है। उस सीडी को आप धूप में लेकर के किसी छाया वाले स्थान पे इस प्रकार से हिलाओ तो आपको बहुत सारे रंग दिखेंगे। और या प्रिज्म है तो बहुत अच्छी बात है, इंद्रधनुष बना हुआ आपने देखा ही है। ये सारी प्रक्रियाएं वर्ण विक्षेपण के कारण होती है। जैसे मैंने कहा, ये प्रिज्म है ए, बी और सी। यहां पर आपने श्वेत प्रकाश डाला है। कौन सा प्रकाश डाला है? श्वेत प्रकाश। जैसे ही तुम श्वेत प्रकाश डालते हो, ये श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार से 7 रंग बनते हैं। कुल कितने रंग बनते हैं? 7 रंग। तो इनका 7 रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो आपका उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा आंसर है? विभिन्न रंगों में अलग होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अपने पास में अगला प्रश्न संख्या 13 है, जो ये कह रहा है चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। शायद आप लोगों ने विचार किया होगा, जब कहीं पर भी कांच टूट जाता है, टूटा हुआ कांच चमकता हुआ दिखता है। अब प्रश्न ये है कि वो चमकता हुआ क्यों दिखता है? अपवर्तन के कारण? नहीं, अपवर्तन के कारण कभी चमक नहीं होती। परावर्तन, अकेला परावर्तन नहीं हो सकता। पॉलिश होगी तो परावर्तन के घटक आएंगे, नहीं तो परावर्तन के घटक नहीं आ सकते। व्यतिकरण नहीं होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। द क्रिटिकल एंगल, यानी आपके पास में अपवर्तन के साथ साथ परावर्तन भी होता है, और ऐसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो चटका हुआ जो कांच होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता हुआ दिखाई देता है। आपका उत्तर होगा 4 नंबर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, देखो सबसे बड़ी बात है, रंग हमेशा दिखता कौन सा है? मैंने पहले ही कहा, किसी भी वस्तु का रंग दिखता वो है जो परावर्तित होता है। अवशोषित करता है तो काला होगा, कोई रंग नहीं दिखेगा। और अपवर्तित होता है, केवल कोणीय स्थिति बदलेगी। और परावर्तन का मतलब वो रंग आपको दिखेगा। आपने जो कलर यूज कर रखा है, मैंने अभी उदाहरण दिया था, पादप है, वो हरे रंग के दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हरे रंग के दृश्य प्रकाश क्षेत्र में 7 तरंगे हैं, लेकिन हरे का परावर्तन होता है, बाकी का अवशोषण हो जाता है। जिसका परावर्तन होता है वही रंग दिखता है। अब आप चेक कर लीजिए, यहां पर परावर्तित है, वो 3 नंबर उत्तर है। तो आपका आंसर होगा 3 नंबर। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है, तो आपका आंसर होगा परावर्तित करता है, वही उसका रंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, कार में दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का, या दूसरे शब्दों को किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दर्पण की स्थिति को चेक करें। देखो, मैंने आपसे जस्ट पीछे कहा ही था, देखो पहला तो आप चेक कर लो, 2 जगह पर लेंस लिखा है, ये 2 तो हो नहीं सकते। अब रही बात दर्पण की, समतल दर्पण कभी नहीं होता है, तो आपके पास ऑप्शन इसमें एक ही रहा है वैसे ही। हालांकि मैं जस्ट पहले ही अभी पीछे और हो चुका हूं। किसी भी गाड़ी में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, लेकिन उसका कारण है उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बनने वाला प्रतिबिंब आकार में छोटा बनता है। सपोज करें आपके गाड़ी के पीछे का दृश्य देखने के लिए बड़ा ट्रक आ रहा है, और अगर आपने कहा कि नहीं मुझे तो समतल दर्पण लगाना है, तो उस स्थिति में इतना बड़ा दृश्य आपको नहीं दिख सकता।
छोटे दर्पण में। दूसरी बात, क्योंकि समतल दर्पण की खासियत होती है जितनी बड़ी वस्तु होती है उसकी आधी लंबाई का कम से कम दर्पण होना चाहिए। अवतल वस्तु को बड़ा करके बताता है। अगर मान लो जैसे पीछे आप चल रहे हो, आपके पीछे ट्रक आ रहा है, आपके कार के पीछे, वो उस ट्रक को और बड़ा करके दिखाएगा तो आपको उसके सारे दृश्य नहीं दिखाई दे सकता। तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन रहा, वो रहा उत्तल दर्पण ही रहा है, यानी 3 नंबर उत्तर सही है। कार में दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 पे। प्रश्न संख्या 16 पे बात करें, देखो, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। ये यूं कहना चाह रहा है कि कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो प्रकाश में घटित होती है लेकिन ध्वनि में घटित नहीं होती, या ध्वनि में घटित होती है तो प्रकाश में घटित नहीं होती है, या दोनों में घटित होती है। आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती, यानी दोनों में ऐसा नहीं पाया जाता। विवर्तन हो सकता है, परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन होता है। इको साउंड आपने सुना होगा, अपन जैसे मैं जोर से बोल रहा हूं, दीवारों से टकरा करके ध्वनि वापस आ रही है, वो परावर्तन है। तो ध्वनि में भी विवर्तन होता है, प्रकाश में भी विवर्तन होता है। ध्वनि में भी परावर्तन होता है, प्रकाश में भी परावर्तन होता है। अपवर्तन की बात आती है, दोनों की स्थितियां होती है, लेकिन जो ध्रुवण है वो ध्रुवण से प्रकाश में पाया जाता है, ध्वनि में ध्रुवण पाया नहीं जाता है। आपका आंसर नंबर 4 होगा, यहाँ पर 4 नंबर उत्तर सही है। ऐसी कौन सी घटना है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती, तो ध्रुवण है वो प्रकाश में होता है लेकिन ध्वनि में नहीं पाया जाता। 4 नंबर उत्तर होगा आपके पास में। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की बात करें, देखो, दूरबीन नाम से पता है, जस्ट पीछे आया भी था एक प्रश्न, दूरदर्शी के नाम से आया था। दूरबीन, दूर मतलब दूर, बहुत ज्यादा आपसे दूरी पर पाया जाता है। बीन का मतलब होता है देखने में, यानी जो दूर की वस्तुओं को देखने में प्रयुक्त होता है उसको हम दूरबीन कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है आप देख सकते हो, दूर की वस्तु देखी जाती है, नजदीक की वस्तु देखी जाती है, पानी की गहराई मापी जाती है, नहीं, और इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर उत्तर हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता। आपके पास में ऑप्शन सिर्फ एक ही रहा, दूर की वस्तु देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता, उसको दूरबीन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे पास में देखो कुछ कॉमन क्वेश्चन भी आपको बार बार मिलेंगे। ऑप्टिकल फाइबर, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, लगभग सारे लोग अवेयर, ऐसे क्यों बात है नहीं कि बिना पढ़ा कोई है। आपने सड़क के किनारों पर गलियों में पत्थर लगाए हुए देखे होंगे, कहीं पर पीला कलर किया होगा, उसके ऊपर OFC लिखा मिलेगा आपको। वो OFC ऑप्टिकल फाइबर है, यानी उसके वो कहीं ना कहीं उसके नीचे केबल बिछाई गई है। अलग अलग कम्युनिकेशन के लिए हो सकती है, कंपनियों की अलग अलग, रिलायंस होगी, आपके पास में वोडाफोन होगा, या जो भी आपके पास में कंपनीज है, अपनी अपनी ऑप्टिकल फाइबर होता है। और जितना ऑप्टिकल फाइबर उत्तम क्वालिटी का काम में लिया जाता है उसकी आपके पास में रेंज उतनी ही अच्छी मानी जाती है। तो यहां पर प्रश्न ये है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आपका आंसर तो यहां पर सीधा रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन आप चेक कर लें, अपवर्तन नहीं होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यस, प्रकीर्णन नहीं, व्यतिकरण नहीं। उत्तर नंबर 2 सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में पाया जाने वाला जो घटक विशेष है, प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। ये कह रहा है कि जो प्रकाश है वो वायुमंडल में बिखर जाता है, विसरित हो जाता है, फैल जाता है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि प्रकाश का कण है वो विसरित होता है, तो आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, अवशोषित करती है। धूल के कण, यस, धूल के कणों के कारण प्रकाश जिग-जैग गति में मूवमेंट करेगा। हीलियम नहीं, जल वाष्प भी नहीं। तो आपके पास में एक ही उत्तर रहा, कौन, 2 नंबर, धूल के कणों के कारण प्रकाशीय किरणों का वायुमंडल में विसरण पाया जाता है। उत्तर नंबर 2 धूल के कण होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न में हमारे पास में जो स्थिति है, प्रश्न 18 था वही वापस रिपीट हुआ है। प्रकाशिक तंतु और वहां पर था ऑप्टिक फाइबर। ऑप्टिक फाइबर इंग्लिश वर्ड है, प्रकाशिक तंतु हिंदी शब्द है, कोई अंतर नहीं है, बस सिंपल क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल करके पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है दोनों।
प्रकाशिक तंतु में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश के प्रकीर्णन का नहीं, क्रमिक अपवर्तन का नहीं, व्यतिकरण का नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 4 नंबर उत्तर होगा। 18 वाले का सेम आंसर है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाशिक जो तंतु होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, बाकी के अगले 20 क्वेश्चन इसी प्रकार से संबंधित हम डिस्कस करेंगे कल। धन्यवाद।